अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। सरहद पार अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान को मुसलसल दहशतगर्दी का सामना है। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरियों के मुलविस होने के मजीद शवाहिद भी सामने आ गए हैं। नादरा हुकाम ने हाल ही में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी है। नाजरीन, अफगान शहरियों की दहशतगर्दी से सिर्फ पाकिस्तान ही मुतासिर नहीं, बल्कि हाल ही में उनको पनाह देने वाला मुल्क अमरीका भी अफगान शहरियों के शर से महफूज नहीं है। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुतअद्दिद अफगान शहरी संगीन जुराइम में मुलविस पाए गए हैं। बाइडन इंतजामिया का दावा था कि हजारों अफगान शहरी तमाम तर तस्दीकी मराहिल के बाद मुल्क में दाखिल किए गए हैं, लेकिन गैर तस्दीक शुदा पस मंजर अफगान तारकीन वतन के हाथों तशद्दुद के वाक़यात दर्ज हुए। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अफगान शहरी अमरीका में जिनसी जराइम और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात में मुलविस हैं। तमाम मुजरिमों को वतन वापस भेजा जाएगा। अफगानिस्तान हुकूमत की दहशतगर्दी की सहूलतकारी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। दूसरी जानिब गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए पाकिस्तान ने ट्रूप्स भेजने की हामी तो भर दी है, लेकिन साथ ही ये भी वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने में कोई किरदार अदा नहीं करेगा। इसी सब के दौरान फिनलैंड ने पाकिस्तान में अपना सिफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हुमा बकाई। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, ये जो हमारा पड़ोसी है जिसके साथ हमने हमेशा अच्छा किया, जिनको पनाह दी, बहुत अरसा पनाह दी, लेकिन वो पड़ोसी ही इस वक्त दहशतगर्दी में मुलविस है जो कि हमारी सरजमीन पे हो रही है। अभी रिसेंटली जो FC हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ उसमें भी जो तीनों हमलावर थे वो अफगान शहरी निकले। इनके साथ हमने भलाई की है, ये बदले में हमें ऐसा रिवॉर्ड क्यों दे रहे हैं और ये कब तक ये सब करते रहेंगे? देखिए, मैं तो अब जो सूरत हाल है और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, इंक्लूडिंग जो वॉशिंगटन में हुआ, उसके बाद तो ये लम्हा फ़किरिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो अब एक ग्लोबल मसला है। और कल जिस बात से मैं खासी परेशान हुई वो ये था कि जो अफगान सो कॉल्ड डिफेक्टो या इलिजिटिमेट हुकूमत है, वो इन टेररिस्ट को फायर कवर देती है कि ये पाकिस्तान में दाखिल हो सकें, और फिर ये दाखिला पाकिस्तान तक तो महदूद नहीं रहता। बिल्कुल। और हमने इसकी फिर रिpercussions देखी हैं, और उसकी रिpercussions अब सिर्फ वेस्टर्न बॉर्डर या पाकिस्तान की माशी सूरत हाल या पाकिस्तान में 2 प्रोविंसेस का समझिए इश्तियाल में होना से आगे चली गई है। जब आप ये सुनते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे ऑफलोड हो रहे हैं, जब आप ये सुनते हैं कि यहाँ पर एम्बेसीज क्लोज हो रही है, जब आप ये सुनते हैं कि हमारे बच्चों को वीज़े नहीं मिल रहे, तो ये तो बिल्कुल वाज़े इस बात की अकास है कि इसके ताने बाने अफगान टेररिज्म से जुड़ते हैं। बिल्कुल। और इसलिए मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे यहाँ इस वक्त थोड़ी सी लैक ऑफ कंसेंसस है विद द डीलिंग विद द अफगान, वो मेरे ख्याल है अब जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए हैं उसके बाद ख़त्म हो जानी चाहिए। सही। अभी और जिस जो तरह से हमने इनको जी पनाह दी अपने मुल्क में, अभी जो बाइडन इंतजामिया ने भी इनको पनाह दी, इन्होंने वहाँ पे भी एक दहशतगर्दी कर दी। पहले ये पाकिस्तान के लिए चैलेंज बने, फिर ये उनके लिए चैलेंज बन गए। ये जो इनका पैटर्न है, ये क्या शो करते हैं? अब तो ये दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे तो इनको तो सिर्फ जिल्लत मिलेगी। पैटर्न बिल्कुल सिर्फ एक ही बात शो करता है कि ये हुकूमत या स्टेट एक्टर के तौर पर समझे चल ही नहीं सकते। इनको सिर्फ एज अ नॉन स्टेट एक्टर, एज अ प्रेशर ग्रुप और एक क्रिमिनलिटी और आर्म्स और फिर उससे रकबा हासिल करने का इनका एक ट्रायंगुलर तरीक़ाकार है। अमेरिका के पास ये ऑप्शन थी कि अमेरिका छोड़कर चला जाए, और हमारे पास तो ये ऑप्शन नहीं है। हमें तो इस इशू की एड्रेसर चाहिए। अभी भी उन्होंने भाई अफगानियों की माइग्रेशन रोक दी, उनके वीजे रिवोक कर दिए। वो ये कर सकते हैं। हमारा जो बॉर्डर है, हमारी जो ज्योग्राफी है, वो तो हमें इस बात की इजाजत नहीं देती। और आपने देखा तब हमने ये भी बात की थी कि इलीगल अफगान्स को हम वापस भेज रहे हैं, तो दुनिया हमें ज्ञान दे रही थी, सबक एग्जैक्टली। दे रही थी कि ऐसा ना करें। तो इन्होंने खुद ही सो आई अपने थिंक आप इट को इज एक्सपोज कर दिया। ना, एक्सपोज नहीं किया जी, एक्सपोज तो अफगान हुए हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान तो इनके साथ निमट रहा था, इनको जानता था, और अभी भी सिंगल हैंडेडली इनको एड्रेस कर रहा है। बिल्कुल। सोचने की जरूरत है इंडिया को, ट्रू। क्योंकि वो जो कन्वर्जेंस इस वक्त अफगानिस्तान के साथ कर रहा है,
to hurt Pakistan, it will come back to bite India. एग्जैक्टली ये मेरे ख्याल है इंडिया को सोचना चाहिए। और अफगानिस्तान जो मोहरा बन रहा है एक इंतहाई मायोपिक शॉर्ट टर्म पॉलिसी को सामने रखते हुए, उसको भी सोचना चाहिए कि उसकी तो सर्वाइवल अफगानिस्तान के अंदर मसला हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान बहुत पसंद नहीं किए जा रहे। वहाँ बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने इनके बारे में आई एडिटेड अ बुक ये बिफोर दिस थिंग हैपेंड, बिफोर द तालिबान टुक ओवर। मैंने एक किताब इनके ऊपर निकाली थी अफगानिस्तान के ऊपर, पिटफॉल्स एंड वे फॉरवर्ड, और उसमें जितने भी अफगानी थे उन्होंने ये लिखा था कि जो सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका कर रहा है वो ये कि वो ख्वाब देख रहा है कि कोई तालिबान 2 है, कि इनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ गई है। हमने भी ये सोचा था, हम भी खुश हुए थे जब इनके पास हुकूमत गई थी कि शायद ये मैच्योर हो गए हैं, पॉलिटिकली सेन हो गए हैं, इनकी रिस्पांस अब के अंदर ग्लोबल पॉलिटिकल मैच्योरिटी होगी। ऐसा मतलब मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो तालिबान 2 हैज कोलैप्स्ड। ट्रू। और तहरीक तालिबान अगर मैं बात करूं कि इनके जी। साथ हमने मुज़ाकरात की कोशिश की, हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी इनसे मुज़ाकरात की कोशिश की, मुज़ाकरात भी कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। इस वक्त ना सीज फायर है ना हालत जंग है। ये जो सिचुएशन है ये कितनी चैलेंजिंग है पाकिस्तान के लिए? देखिए, सीज फायर तो इसलिए है कि अब तो हमें पता चल गया ना, ये दिस इज इन द प्रिंट मीडिया, इट इज इन द न्यूज मीडिया, कि कतर के कहने पर हमने सीज फायर रखा हुआ है। लेकिन अगर ये सूरत हाल इतनी बिगड़ी कि वो इस सीज फायर का भी फायदा उठाने लगे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो फिर शायद पाकिस्तान वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा नहीं कर पाएगा जो अब तक कर रहा है। बिल्कुल। अभी पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, होपिंग कि जो अफगान एरोगेंस है वो कम हो जाएगी। इस वक्त अफगानिस्तान में बिलखुसूस जो तालिबान है हुकूमत में, इनके अंदर एक एरोगेंस है कि जी हम कोई इंडिया से रास्ते कर लेंगे। हमने इंडिया को शिकस्त दी है, हमने उनके साथ जो किया है वो तो पूरी दुनिया में बार बार जो ट्रंप साहिब हैं वो हर जगह पे जाके इंडिया को भी जलील कर रहे हैं और बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से कितने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। तो ये अफगानिस्तान को तो हमारी जो पाकिस्तान की फौज है वो तो चूंटी की तरह मसल देगी। तो ये कॉन्फिडेंस इनमें कहाँ से आ रहा है कि हमारे साथ जंग करने का सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो उनको एक खुमार ये है कि उन्होंने अमेरिका को यहाँ से कैलेंडर बेस्ड विड्रॉल करा दी। कोई कंडीशन नहीं थी अमेरिकन विड्रॉल की आफ्टर 20 इयर्स ऑफ वॉर। तो एक तो उनको ये खुमार है, दूसरा उनको ये खुमार है कि उनके पास जो है वो अमेरिका का जो बाकी मानदा वेपन है वो है, और उसको वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और वो खासा सोफिस्टिकेटेड वेपन है। और तीसरा खुमार उनका ये है कि जी हम बॉर्डर वॉर तो पाकिस्तान से कर नहीं सकते, तो बॉर्डर वॉर तो हम ये ऑप्टिक्स दिखा के कि हम कतर में बैठ रहे हैं, हम तुर्किया में बैठ रहे हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, ये कर कर हम बॉर्डर वॉर सीज फायर करवा देते, और फिर हम अक्रॉस द बॉर्डर गुरिल्ला वॉरफेयर पे जा रहे हैं। ये इस वक्त उनकी स्ट्रैटेजी है। और अब जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उस गुरिल्ला वॉरफेयर में आपको हमारे DGISPR ने बताया है कि उनको फायर का कवर देती है हुकूमत इन नॉन स्टेट एक्टर्स को बॉर्डर प्रोलिफरेशन के लिए। तो इससे ज्यादा खतरनाक बात कोई हो नहीं सकती। तो आई थिंक पाकिस्तान, आई एम श्योर ये कॉन्वर्सेशंस हो रही होंगी कि कब तक इस स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अफगानिस्तान के अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि जितने साल ये हुकूमत में रहे हैं, दे हैव फेल्ड द अफगान पीपल, दे हैव फेल्ड द अफगान विमेन। बिल्कुल। आप सोचे ना कि आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं वहां बच्चियां स्कूल नहीं जा सकती, इस जमाने में भी इमेजिन, इस जमाने। और फिर कल का अफगानिस्तान क्या होगा जहां कोई इनकी अपनी औरतों को, कौन इनकी अपनी औरतों के बच्चे जन्माएगा, क्योंकि ये तो किसी को डॉक्टर नहीं बनने देते। सो दे डोंट अंडरस्टैंड। बहुत ही मायोपिक हुकूमत है, क्लस्टर्ड है, फ्रेगमेंटेड है, और शॉर्ट टर्म गेन्स को सामने रखते हुए काम करती है। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, की बात थी। एक मैं आपसे ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन जानना चाहती हूँ कि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में बंद हो रही है, हमारा जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग कोई अच्छी नहीं आ रही। मैं किसी कंट्री का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन पहले जो हमारे वीज़ाज 10-10 दिन में लग के आ जाते थे वो अब 2-2 महीने हमारे वीज़ाज नहीं लगते। और मेरे जैसा भी एक पढ़ा लिखा इंसान जब एम्बेसी में जाता है, इतने क्वेश्चन, इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं। देखिए, पाकिस्तान वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी बहुत ज्यादा समझिए पिजराई हुई है।
पाकिस्तान एक पिवट स्टेट है, इस बात का दोबारा इदराक किया गया है। बट उसके साथ साथ वन, हमारी इंटरनल पॉलिटिकल पोलराइजेशन, टू, हमारे यहाँ जो क्रिमिनलिटी है और जो ब्यूरोक्रेटिक और गवर्नेंस फेलियर है, अब वो मेरे और आपके मुंह पे आ गया। बिल्कुल। हम समझते थे ये बेगरी, ये गवर्नेंस फेलियर, ये क्रिमिनल नेक्सस, ये हमने अपने आप को 2 गार्ड खड़ा करके अपने आप को महफूज कर लिया है। ये 2 गार्ड आपको वीजे नहीं दिलवा सकते, वीजे आपको स्टेट की इंटेग्रिटी पे मिलते हैं, और स्टेट की इंटेग्रिटी क्वेश्चन हो गई है, जो इस वक्त सूरत हाल है। IMF ने पाकिस्तान में करप्शन की निशानदही करते हुए मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमत को अहम नकात पर अमल करने की हिदायत कर रखी है। हुकूमती वज़रा के मुताबिक IMF की रिपोर्ट के जवाब में हुकूमत भी एक रिपोर्ट शाया करेगी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई डेवलपमेंट नहीं देखी गई। खराब माशी सूरत हाल के बाइस अवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई और बेरोजगारी की मुसलसल बढ़ती जा रही है। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.73% मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई सालाना शरह बढ़कर 4.32% हो गई है। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि मुल्क में इस वक्त 80 लाख अफराद बेरोजगार हैं। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ मरदमशुमारी के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 22.5% है। महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। IMF मुल्क में करप्शन की निशानदही कर रहा है। नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं, लेकिन वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने आज भी मुआशी बेहतरी के दावे किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स जो हैं ओवरऑल इट्स अ गुड स्टोरी कि 5% उसमें इंक्रीज हुआ। जो मैंने LSM ग्रोथ की बात की, ये 4% इंक्रीज हुआ। इसी दौरान पिछले साल 0.9% ये कंट्रैक्शन हुई। रेमिटेंसेस अल्हम्दुलिल्लाह आर मूविंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। पिछले साल $38 बिलियन ये हुए, विच वाज अ बिग uptick from the year before that, और इंशाल्लाह at a minimum this year we will cross $41 billion. पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशी अमूर डॉक्टर खाकान नजीब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि मुल्क की जो मईशत है वो कुछ अच्छी नहीं है, जबकि हुकूमती वज़रा कहते हैं कि जी मुल्क में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मईशत जो है वो उड़ान भरती जा रही है। ये क्या कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक लेमैन भी इसको समझ नहीं पा रहा, एक पढ़ा लिखा इंसान भी समझ नहीं पा रहा, यानी कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस आ रही है। क्या कहेंगे आप इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुजैन साहबा, गुजारिश इस तरह से है कि पाकिस्तान बार बार एक ऐसे ग्रोथ मॉडल में फंसा हुआ है कि हमारी इंपोर्ट बढ़ती है, हमारा बैरूनी खसारा बढ़ता है, और हम IMF के पास 24वीं बार गए हैं। सो एक जिसे कहीं एक फ्रेमवर्क है जो कि ब्रोकन है, और हम बार बार ICU के डॉक्टर के पास जाते हैं। आज से 1.5-2 साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ। हमारा जो बैरूनी खसारा था वो फाइनेंस करने के हम काबिल नहीं थे, तो डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन थी, एंड वी वेंट टू द डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, जिसको आप IMF कहते हैं। IMF जो है वो इस तरह का डॉक्टर है कि वो आपको ICU का एक ट्रीटमेंट देता है, जिसका मतलब ये है कि रिवाइव करता है इकोनॉमी को। उस रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हो जाती है, या स्ट्रक्चर्स ठीक हो जाते हैं, या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हो जाता है, या गवर्नेंस ठीक हो जाती है। सो लेट्स बी क्लियर, जो तहकीक बताती है वो ये है कि वो ICU का डॉक्टर आपकी अफरात ज़र जो 29, 23, 12% पिछले 3 साल में बढ़ी, जो पिछला साल गुजरा वो 5% बढ़ी, कि कीमतें बढ़ी, अब भी कीमतें 4-5% से बढ़ रही हैं, पर जो बढ़ने की शरह है वो कम हो गई है। बैरूनी खसारा इकोनॉमी को स्लो करके संभल गया है। अंदरूनी खसारा बहुत से टैक्सेस लगाकर, यानी कि 54% तक मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगाकर, 38.5% तक आप पे और नॉन सैलरीड पे टैक्स लगाकर, और कुछ कोशिश करके कि रियल एस्टेट, रिटेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि हेवी डोज ऑफ टैक्सेशन से इकोनॉमी पे एक जो अंदरूनी खसारा है उसको संभाल लिया जाए। इसने आपको सुजैन वक्त दिया है और स्पेस दी है। अब IMF की जो आपने एक रिपोर्ट करवाई उनसे, तो उसने भी आपको ये बताया कि आपके जो स्ट्रक्चर, यानी कि एनर्जी इन एफिशिएंसी, ओवर रेगुलेशन, एम्प्लॉयमेंट का ना क्रिएट होना, तो लेबर सर्वे आपका बता रहा है कि 7.1% आपकी अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बढ़ गई है 6.3% से,
वो जो सारे अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स हैं इकोनॉमी के वो वैसे ही हैं, और आपके पास एक टाइम और स्पेस आ गया कि इनको ठीक कर लें तो आप इस स्टेबिलिटी को तब्दील कर सकते हैं इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये है आपकी इकोनॉमी। 78 साल में हम 24 बार ये काम कर चुके हैं और हर दफा स्टेबलाइजेशन आती है, पर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर नहीं तब्दील होते, एंड वी आर बैक टू द IMF। सही। सर, ये थोड़ी सी बेरोज़गारी पे मैं जानना चाहूँगी कि जो वफाकी इदारा है शुमारियात है वो कहता है कि बेरोज़गारी की शरह 7.1% है, जबकि दूसरी तरफ मरदमशुमारी कहती है कि बेरोज़गारी की शरह 22.5% है। ये कन्फ्यूजन क्या है? यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है कि ये हमें कुछ आदादो शुमार का नहीं पता या दोनों की अलग अलग एक रिपोर्ट आ रही है, तो इसमें से हम किसको वैलिड समझें? जी देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट PBS का जो लेबर फोर्स सर्वे है उसमें 7.1 है, और जो सेंसस बेस्ड फिगर है वो 22.5% है। ये मेजरमेंट मैटर्स, सो ये डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ये कैप्चर हुई है, ये दोनों चीजें। और जो स्ट्रिक्ट डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये सेंसस जो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड जॉबलेसनेस को। और जो हिडन जॉबलेसनेस है, जैसे लेबर फोर्स में मूव कर रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं, सो इसको एक रेकनसाइल करके, मैं हमेशा कहता हूं कि समझाने के लिए लोगों को एक आसान पर्चे पर लिखकर समझा दें कि इनमें जो डिफरेंस है उसकी क्या मेथोडोलॉजी है। और जब आप जैसे बहुत सी ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो वाकई 22% लोग जो हैं वो नौकरी से बाहर है। यही वो अभाम है जो ऐसे जन्म देते हैं डिससैटिस्फैक्शन को इन द पीपल। सही। सर, महंगाई भी हो रही है, IMF करप्शन की बात भी करती है, शुगर माफिया की बात भी होती है, यानी कि उस रिपोर्ट में एक पूरी चार्जशीट है। और इस पे मेरे दो सवाल हैं कि एक तो हुकूमत ने उस चार्जशीट का अभी तक जवाब नहीं दिया, और दूसरा ये कि इतनी निशानदही करने के बावजूद इस बात का तो हम वाज़ेह पता लगता है कि कुछ सही नहीं हो रहा। तो मुल्क में या मुल्क को इस स्टेज तक लाने में किसका हाथ है, और किसको जो हमारे लोग हैं वो जिम्मेदार कहें, क्योंकि ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। तो क्या करें हम इस सूरत हाल में कि हम कहाँ पे जाएं? इतनी बेबसी तो कभी किसी को महसूस नहीं हुई जितनी अब महसूस हो रही है। So Suzanne, let's review the report. The report is under a framework जो 2018 में IMF ने डेवलप किया था, और तकरीबन आई थिंक 20-22 मुल्कों के साथ ये काम उन्होंने किया है। सब सहारन अफ्रीका में ज्यादा ये काम हुआ है ग्लोबल करप्शन एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये कोई ऐसी नई फाइंडिंग्स भी नहीं है, और ये एक हुकूमत पे, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, ये कई दिहाइयों की जो हमारी कोताहियां हैं अपने घर को ना ठीक करने की, ये उसकी अक्कासी कर रही है। जिसका क्या मतलब है, अगर आप आज भी 80 अदारे स्टेट कंट्रोल में चलाएंगे और वो एक बहुत बड़ा नुकसान करेंगे और सब्सिडीज मांगेंगे आपसे, तो ये किसी एक टाइम पीरियड का कसूर नहीं है, ये कंसिस्टेंटली ओवर टाइम आपने प्राइवेटाइजेशन 20-22 साल में एक भी खातिर खा नहीं हुई। सो लेट्स से कि हम इसको समझें। इसी तरह वो रिपोर्ट अगर ये कहती है कि ओवर रेगुलेटेड इकोनॉमी है, आप कोई अपना जाती काम कराने जाएं, शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेशन कराएं। सुजैन, ट्रस्ट मी, मैं दुनिया भर में काम करता हूं, किसी भी महज़ब मुल्क में अगर आप शनाख्ती कार्ड अपना लेके मेरे पास आ गई हैं तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि जाएं अटेस्ट करा के लें। आपका शनाख्ती कार्ड है, नादरा ने बनाया हुआ है, उसकी मैं क्या अटेस्टेशन मांग रहा हूं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको। इसी तरह एफिडेविट्स, SROs, hurdles. So आप अपने रेगुलेटरी निजाम को, the number of inspectors that turn up, the number of levels that happens, वो ये कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। ये कौन कह सकता है कि इसकी जो तंजीम नौ है वो नहीं होने वाली? अब ये कौन कह सकता है कि कोर्ट्स में केसेस अथॉरिटीज के अपने अरबों हजार अरब के फंसे हुए हैं, जिसमें हम डिलेज देखते हैं। जुडिशल निज़ाम में जो सुस्त रवि है और जो डिलेज हैं, ये सबको मालूम है, और उसको हम अगर ठीक करना है तो कई उस पर प्रोग्राम भी चल चुके हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक आता है, वर्ल्ड बैंक आता है, मल्टीलैटरल्स आती हैं, FBR पे कई प्रोग्राम चला चुके हैं, पर खड़े हुए वहीं पर हैं। अब टैक्स की सिंप्लीफिकेशन या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी, इसका मतलब है कि आप 50,000 वाला जो है, जो कमा रहा है, चाहे वो मेरे घर में काम करके कमा रहा है, उसको तो कह रहे हैं कि भाई आपने टैक्स के ब्रैकेट में आना है, पर जो 100 एकड़ वाला जमींदार है उसको 78 साल में टैक्स के नेट में नहीं लाते, ये कह के ये तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। यार, लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर, राइट?
I mean, Pakistan can be a good story if you start believing that you need to do what you need to do. No one from the outside ever has come into East Asia, China or India and said कि यार ये घर ठीक कर लो. तो सर आगे मतलब चले. लैक ऑफ ऑनेस्टी है ना, गवर्नमेंट लेवल से लेके मतलब ऊपर वाले लेवल से लेके नीचे तक लैक ऑफ ऑनेस्टी है। रिश्वत चाहिए, यहाँ पे करप्शन करनी है, यहाँ पे सब कुछ करना है, लेकिन ऑनेस्टी कहीं पे भी नहीं आनी। सर एक और सवाल जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि SIFC ने तो इन्वेस्टमेंट लेके आनी थी, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड जब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मौजूद था तो फिर SIFC की क्या ज़रूरत थी? तो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली जब SIFC की फॉर्मेशन हुई थी कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तो 4 और बोर्ड भी मौजूद थे, PBITs, ये मतलब पंजाब की मिसाल हूँ, पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड समथिंग। सो ये सिर्फ फेडरल लेवल पे नहीं था, 5 अदारे मौजूद थे, तो हमें SIFC बनानी पड़ी। आई थिंक ये क्याम तो इसलिए हुआ था कि सऊदी अरेबिया के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो चाह रहे थे कि वन विंडो के थ्रू इनको निकाला जाए। बट जो हमारा तजर्बा रहा है SIFC के साथ, अगेन अगर आप मेरी सारी गुफ्तगू आज देखें, आई एम ट्राइंग टू बी एनालिटिकल टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज आई अंडरस्टैंड, मतलब यू इन अ वरीड वे आर आस्किंग मी दीज क्वेश्चंस कि कौम को हम कैसे ये समझाएं। SIFC का जो मैंडेट है, BOI का जो मैंडेट है, उसमें ओवरलैप तो जरूर है, इसको तो आप अलहदा नहीं कर सकते। आई थिंक BOI को आप कह दिया कि आप रेगुलेटरी काम करें, हम ये जो कोऑर्डिनेशन और इम्प्लीमेंटेशन और फास्ट मूविंग है डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म्स हैं, इनको निकालने का काम करते हैं। देखिए मैं आज भी कहता हूं कि ये जो पैच वर्क है या ये जो बैंडेड्स हैं, यानी कि ये सुजैन का और मेरा झगड़ा हो गया या गवर्नमेंट के साथ हो गया, इसको निकाल दिया, ये जरूरी है ल्यूब्रिकेट करने को, पर असल बात जो है वो ये है कि क्या उन्होंने एनर्जी सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है उसकी तब्दीली के लिए कोई काम हम कर सके हैं कि नहीं कर सके। मैं आज भी कहता हूं इम्प्लीमेंटेशन इन पाकिस्तान इज अ मैटर ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन। सो अगर ये पूरा रोल एक वो लेकर चलेंगे तो मे बी आने वाले दिनों में, और FDI मैं पहले दिन भी कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, ये मैं पिछले 11 साल में हुकूमत में भी कहता रहा था, थोड़ी देर FDI को सेपरेटली रख दीजिए। ये जो मॉडल है ना कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी आए, वी गो टू दी एक्सटर्नल एक्टर्स एंड आस्क देम फॉर मनी, ये इससे हटके कि आप ये कहें कि मैक्रो स्टेबिलिटी आए, हम लोकल मैक्रो एनवायरनमेंट को टैक्सेशन में, एनर्जी में, रेगुलेशन में ठीक करें, और लोकल इन्वेस्टर जो कमा रहा है उसे कहेंगे यार स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। वो खुद ढूंढ लाएगा कि मेरा जॉइंट वेंचर पार्टनर क्या होगा, कि मैं अगर 100 साइकिलें बना रहा हूं और इंटरनेशनल क्वालिटी की नहीं है तो इसको बनाऊं। और दूसरा ये समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको क्रिएट करेंगे इन सारी चीजों से तो ये चीज ठीक होगी। पाकिस्तान का आज मॉडल है टैक्स टू GDP मॉडल, इसको छोड़ दिए के लिए साइड पे छोड़ दें, आप क्रिएट करें इन्वेस्टमेंट टू GDP मॉडल। ये है ग्रोथ मॉडल। व्हाट इज अ ग्रोथ मॉडल? पैदावारी सलाहियत, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये कहां से आएंगी? ये आपने करनी है। मसला ये कि आप जो कुछ कमा रही हैं, आप बहुत अच्छी एंकर हैं, हम आपको इतना हाई टैक्स करते हैं कि एक तो आप मुल्क छोड़ने का सोचती हैं, जब कर भी लेते हैं तो आप कहते हैं अच्छा मैंने कमा तो ये लिया है, अब मैं कहीं फॉरेन कंट्री में जाके इससे एक अपार्टमेंट खरीद लेती हूँ। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट आई वांट यू टू स्पेंड दैट मनी इन पाकिस्तान, नॉट टू बाय प्रॉपर्टी, नॉट टू बाय साबुन and not go to another country, but spend it in setting up a factory जो जूती बनाए जो दुनिया में बिके। ये पूरा एक, फिर ये माने ना यार, अभी भी जो हमारा माइंडसेट ऑफ द एग्जीक्यूटिव है वो ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी का नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का नहीं है, वो अभी भी ऐसा है जिसमें रेड टेपिज्म ज्यादा है। ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के फुटप्रिंट को कम करने की कोशिश हम करते नहीं है, बल्कि हम तो ओवर एंड ओवर नए रेगुलेटरी बर्डन्स क्रिएट करते चले जा रहे हैं। और फिर हम ये कहते हैं कि एक एयरलाइन हम बेचना चाहते हैं, पर फिर एयरलाइंस बनाना चाहते हैं। और मुझे ये जो फॉरेन कंपनीज गई हैं इसमें 2 जाविये हैं, कुछ तो चलें इसलिए चली जाती हैं कि एक ग्लोबल उनका रीऑर्गेनाइजेशन है, कुछ इसलिए जाती हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो सस्ती है, वो चाइना में बना के यहीं पे लाके वो चीज बेच लेंगी। नाउ दैट शुड बी वॉल ऑफ वरी फॉर द पीपल। ये जो वक्त है सुजैन, और जो स्पेस है जो हमें IMF की एंगेजमेंट से और दुनिया के साथ अच्छी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करके 10 मई का वाकया जीत कर मिली है, इसको जाया नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी यूथ है जिसको इन्वॉल्व करना है, इतना बड़ा एग्रीकल्चर है जिसकी पैदावारी सलाहियत ठीक करनी है, इतना बड़ा सर्विस सेक्टर है जो क्रिएट होना है पूरा।
बट ये माइनर सर्जरी से भी नहीं ठीक होगा। अब ये बिल्कुल। माइनर सर्जरीज भी नहीं कर रहे, हम तो कोशिश करें कि विद इन द फ्रेमवर्क किसी तरह इसको ठीक कर लें। और वक्त, आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फॉलोइंग, यू हैव नाउ अ 2 year फ्रेमवर्क टू डू ऑल दिस। वानी पीटीआई के साथ उनकी फैमिली और पार्टी रहनुमाओं को नहीं मिलने दिया जा रहा, जिसके बायस पीटीआई ने मंगल के रोज एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इसी दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की इतलात भी गर्दिश कर रही हैं। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार साद रसूल और हसन अयूब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। साथ सर, आपकी परमिशन से पहला सवाल हसन से जानना चाहूँगी, क्योंकि हसन के नज़दीक हैं कुछ लोग, वो बेहतर हमें बता सकते हैं कि ये जो गवर्नर राज लगने की बातें हो रही हैं, क्या वाकई केपी में कोई गवर्नर राज लगने जा रहा है? हसन, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं गवर्नर राज के हक में नहीं हूं, ये मेरी जाती राय है। जब पार्लियामेंट मौजूद है, सूबाई असेंबली मौजूद है, उसमें अगर मिसाल के तौर के ऊपर वजूहात होती हैं गवर्नर रूल लगाने की, आइन में ये प्रोविजन मौजूद है, लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए मौजूद है। तो वैसे मेरी जो जाती राय है, मैंने अभी तक चेक नहीं किया, मैं आई रिपीट इट अगेन, मैंने अभी तक किसी से चेक नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नर रूल लगेगा। और ना ही मतलब मैं इस बात को सपोर्ट करूंगा कि गवर्नर रूल लगाया जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लेकिन आज तो सुबह से ज़राए से मुख्तलिफ 3 नाम भी सामने आ रहे हैं कि जी शायद ये हो सकते हैं, शायद ये हो सकते हैं, शायद ये हो सकते हैं। तो अगर इस किस्म की कोई स्पेकुलेशन हो रही है तो किसी बेस पे ही हो रही होगी ना, किसी वजह पे ही हो रही होगी। देखिए, वजूहात तो खासी मौजूद हैं, और देखिए बात यह है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस है वो बहुत कमजोर है, बहुत पुअर है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है नहीं, और ब्लेम गेमिंग की जाती है। देखिए, अगर प्रोविंशियल आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो फिर सूबे के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। सही। जब यदि आप ये बात करें कि तीरा के अंदर मंशियात की बात होती है, खैबर के अंदर मंशियात की जो मंडी लगती है, गर्दा मंडी लगती है, तो वो लग रही है ना जी। तो अगर सही। वो लग रही है तो जिम्मेदारी तो चीफ एग्जीक्यूटिव की है। वो हर बात के ऊपर वो कहते हैं जी कि मैं कोर कमांडर चल के मेरे पास आया, तो आपका मतलब इख्तियार है। तो अगर जो कोर कमांडर साहब बाकी चल के गए भी हैं उनके पास, तो फिर इसका मतलब है कि सुहेल आफरीदी साहब की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज को रोकें। कि इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, दहशतगर्दी का इशू भी आ रहा है केपी के अंदर, गवर्नर राज की बातें भी हो रही हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सूबे को सही तरीके से नहीं चला पा रहे। ऑन द अदर हैंड हुकूमत ये भी कहती है कि जो सीएम केपी हैं वो अपने केपी को टाइम देने के बजाय वो खान साहिब से मुलाकात के लिए ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या हुकूमत प्रोवोक कर रही है केपी गवर्नमेंट को या सीएम को कि वो कुछ ऐसा करें कि जो गवर्नर राज है वो एज सून एज पॉसिबल केपी पे लगा दिया जाए? क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, मैं हसन अयूब साहब की बहुत सारी बातों से एग्री करता हूँ, और कुछ से डिसएग्री करता हूँ। मेरी गुजारिश इतनी सी है कि गवर्नर राज लगाने के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। एक उसका कानूनी एस्पेक्ट है, एक उसका सियासी एस्पेक्ट है। हसन साहब ने जो कानूनी एस्पेक्ट के ऊपर बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि ये लगाना बिल्कुल बहुत मुश्किल होगा। आजकल तो खैर हम एक ऐसी लीगल और लेजिस्लेटिव एनवायरनमेंट में और ऐसी अदालत की एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी माजी की नज़ीरों के खिलाफ भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर कॉग्निजेंस नहीं पिछले कुछ महीनों में ली गई। लेकिन फिर भी गवर्नर राज एक इतने बड़े सूबे के अंदर लगाना, नेचुरली वो मामला अदालतों में जाएगा, रीजंस पूछी जाएंगी, जस्टिफिकेशंस मांगी जाएंगी, बाकी सूबों से कंपेयर किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि एक अनसस्टेनेबल लीगल एफर्ट होगी। तो मैं हसन साहब की बात से एग्री करता हूँ। जहाँ तक सियासी बात है, ये उससे भी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि गौर तलब है। ये दुरुस्त है कि केपी के अंदर जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, चीफ मिनिस्टर साहब अपनी सियासी एक्टिविटीज़ सारी बेशक जारी रखें, लेकिन गवर्नेंस से उनकी गवर्नमेंट का फोकस नहीं हटना चाहिए। इतने मिनिस्टर्स हैं, इतने ब्यूरोक्रेट्स हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खुद इतने एक्टिव नज़र आते हैं। तो गवर्नेंस की जितनी भी चीज़ें हैं, ख्वाह सिक्योरिटी की हों, बिल्कुल दुरुस्त बात हसन अयूब साहब ने की कि स्मगलिंग की बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं केपी के अंदर। स्मगलिंग की उससे भी ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं बलूचिस्तान के अंदर। स्मगलिंग की एलिगेशंस सिंध के अंदर कराची पोर्ट के ऊपर हैं। दहशतगर्दी की एलिगेशंस भी पाकिस्तान के हर सूबे के अंदर है। नो गो एरियाज़ की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ख्वाह केपी के अंदर नो गो एरियाज़ हों, जो भी करे, जिस सूबे में भी करे, इसके ऊपर मुतल्लिका सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उन्हें अपने अपने स्मगलिंग के बलूचिस्तान में, कराची में, केपी में, दीगर जगहों पे सब लोगों को अपनी अपनी चीज़ें देखनी चाहिए।
हसन साहिब, ये क्या इशू है कि सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान साहिब से? ऐसा क्या हो जाएगा अगर वो जाके मिल जाएंगे? कुछ भी नहीं बदलेगा तो मिलने दें, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? अच्छा, सुहेल आफरीदी साहब जब आते हैं वो बात करते हैं आइन और कानून की, लेकिन अमली तौर के ऊपर अदालती मफरूरों को साथ खड़ा करके वो अदालतों की तस्दीक करते हैं। यानी इंसाद दहशतगर्दी की 2 अदालतों ने 10-10 साल की सजा सुनाई हुई। एक कॉन्विक्ट है उमर अयूब, और जो उमर अयूब है ना सिर्फ कॉन्विक्ट है बल्कि एब्सकॉन्डर है। उसको साथ खड़ा करके आइन और कानून की बात करता है। शर्म नहीं आती सुहेल आफरीदी को? यानी कोई अदालतों का एहतराम की बात करते हो कि मेरे पास अदालती ऑर्डर मौजूद है, आज तक हमने उस अदालती ऑर्डर की कॉपी तो देखी नहीं है। और अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। अगर वर्बल ऑर्डर भी है तो वो कोई ऑर्डर नहीं है कानून की निगाह में। इट हैज टू बी रिटन एंड अटेस्टेड, जो अदालत की जानिब से। अच्छा, दूसरी बात करते हैं जी सुहेल आफरीदी साहब के, मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हूं, डेला के सामने आगे बैठ जाते हैं। भाई आप कौन है डेला के? अगर आपका डेला के ऊपर क्या इख्तियार है? अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है तो क्या सही। इस्तेहकाक है आपका कि हसन आप हसन आपने जो है वो मुलाकात करें? आपने और अगली एब्सकॉन्डर्स बात की सुनिए, बात की। जी अगली बात सुन लो ना, मैं जी बात जी कंप्लीट कर लूं। जी जी। मैं अभी जो दूध पे धुले हुए हैं ना सुहेल आफरीदी साहब, वो तरीके इंसाफ में उनकी बात कर रहा हूं। तो असल में ये लोग क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। बेसिकली इनको अदालतों का एहतराम तब याद आता है जब इनके अपने हक में कोई चीज जा रही हो, और आइन और कानून भी तब याद आता है जब इनके अपने हक में चीज जा रही हो। ये बेसिकली इन्होंने बदनीति जाहिर की है, और मैं इन पर, मुझे इस लिहाज से बहुत गुस्सा है कि आप देखें कि इमरान खान साहब की बहनें इंडियन चैनल्स पर जाकर, गोदी मीडिया के ऊपर जो है जाकर उनके प्रोपेगेंडे के साथ हम आवाज हो रही। बैरिस्टर साद रसूल से जानना चाहूंगी कि ये क्यों इस तरह के इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, या कोई अगर नहीं मुलाकात करवाई जा रही तो कोई एक और तरीका होना चाहिए, कोई बातचीत के जरिए मसलों को हल करना चाहिए, कि ना कि आप किसी एक इंडियन मीडिया पे जो पाकिस्तान का दुश्मन है वहां पे जाके अगर इंटरव्यूज दे रहे हैं तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। क्या कहेंगे सर आप इस पे? मेरी पहली बहुत ही अदना सी रिक्वेस्ट है हसन साहब से कि मेरा ख्याल है कि शायद वो उनको ज़्यादा गुस्सा है, थोड़े ज़्यादा इस बारे में जज्बाती हैं। गुजारिश ये है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं गोदी मीडिया वाली बात नहीं कर रहा, सॉरी। मैं अभी जो बुनियादी मसला है उसकी बात कर रहा हूँ। किसी को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो जाके क्या बात करेगा? हमारे पास कवानीन मौजूद हैं, पीका से लेके दीगर चीज़ों के। जिसने जो उसकी खिलाफ वर्जी जहाँ पे करे, कानून के पास इख्तियार है, हुकूमत के पास इख्तियार है कि उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। अगर आपका ख्याल है किसी ने कोई ऐसी बात की है तो आप अपनी मुतल्लिका कार्रवाई करें, उनके पास अदालतें मौजूद हैं, वो कोई अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इतनी हसन साहब से गुजारिश है कि सर ये सारा मसला इंटरनेशनलाइज भी इस वजह से हो रहा है कि एक छोटी सी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, और वो मुलाकात कोई निगोशिएबल मुलाकात नहीं है। ये नहीं है कि किसी से दरखास्त की जाएगी तो कोई, ये बात नहीं है। कानून में तहरीर शुदा मुलाकात है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होते, अगर इसमें कोई सियासत भी नहीं होती, अगर एक बंदा चीफ मिनिस्टर उसमें मौजूद नहीं होता, वो कोई रेगुलर बंदा होता, तो उसके पास कानून में इख्तियार है अब जेल रूल्स के अंदर भी ये मुलाकात करने का, जिसके जी ऊपर जी, 15 दिन अदालत। में 15 दिन में एक दफा मुलाकात हो सकती है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। जेल जी रूल्स में सॉरी ये सर, मैं दर्ज सॉरी है। सर मैं जी बिल्कुल, सॉरी सर मैं बिल्कुल बिल्कुल गुजारिश दर्ज करूं, है। आई सॉरी सर एग्री, मैं आई एग्री, गुजारिश आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ। जी कि जी। और उसके साथ अदालत के अहकामात हैं जिनको के जाके जेल में प्रेजेंट किया गया। मैं गुजारिश इतनी सी है सर कि ये जो सारी बात इतनी इंटरनेशनलाइज हुई, अब आप जानते हैं और हम भी सारे जानते हैं, हम में से कोई शख्स ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान के सिस्टम की तनकीद पाकिस्तान से बाहर की जाए। हम अपने सिस्टम की तनकीद मुल्क में अब खुद बैठ के करेंगे। हम में शऊर है, हम में जज्बा है। जहां पे ठीक होगा हम अपनी अकल के मुताबिक कहेंगे ठीक है, जब गलत होगा अपनी अकल के मुताबिक उसकी तनकीद करेंगे। हम मुल्क से बाहर तनकीद नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी तो अंडरस्टैंड करें कि इस तनकीद, ये मुल्क से बाहर तनकीद हो इसलिए रही है कि एक बहुत छोटा सा मसला जो कानूनी तौर पे अदालत के अहकामात के बाद रिजॉल्व किया जा सकता है, उसको नहीं किया जा रहा। सही। हसन, ये तो खान साहब की मुलाकात की बात होगी। अब मंगल को पता लगेगा कि मुलाकात होती है या नहीं होती, या किसी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, दहशतगर्दी का पर्चा बनेगा, गवर्नर राज लगेगा। ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन IMF की एक रीसेंट रिपोर्ट आई जो कि एक चार्जशीट थी मौजूदा हुकूमत के लिए। उसके ऊपर हुकूमत का कोई मौकिफ भी नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, कोई उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी नहीं दी। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा, ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली पाकिस्तान में जो करप्शन है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर करप्शन मौजूद है, और वो यानी आज इस स्पेसिफिक गवर्नमेंट के लिए वो एक टेक्निकल रिपोर्ट है जिसने यानी स्पेसिफाइकली जनरलाइज गुफ्तगू की है कि ये चीजें हैं
जहां पर ये मामलात गलत हैं, जो कि बिल्कुल दुरुस्त है, जिससे कौन इनकार कर रहा है। इस मुल्क में करप्शन है, इस बात को मतलब डिस्प्यूट तो करना उंगली के पीछे सूरज को यानी छुपाने के मुतरादिफ है। इस मुल्क के एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे, जो 20 साल 22 साल जो है ना वो करप्शन के खिलाफ जंग का ऐलान करते रहे। लेकिन देखा हमने कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के केस में वो आज 14 साल की सजा काट रहे हैं। तो अगर तो वो कौन जेल इनकार कर में है सकता तो है इस बात जिन्होंने से? 54 अरब की करप्शन की है फिर उन्हें भी जेल में होना चाहिए। नहीं, उन लोगों ने जो है ना वो 54 जो अरब की आप बात कर रही हैं, उन्होंने 22 साल की वो छुपे हुए लोग हैं। ये जो विजिबल आदमी है ना, जो कि पब्लिक ऑफिस होल्डर था, जो कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, जो चीफ एग्जीक्यूटिव था मुल्क का, वो 22 साल चीफ एग्जीक्यूटिव बनने से पहले उसने जंग का ऐलान किया हुआ था, इसी वजह से वो शायद वज़ीर-ए-आज़म बन गया। लेकिन फिर वो बाद में क्या हुआ, वो साबित हो गया। कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इन लेंथ ट्रायल करके 14 साल की सजा सुनाई। अब बात देखिए कि अब हसन प्राइम मिनिस्टर सजाएं जो तो कि पहले सबसे भी बड़ा हुई थी, जो सबसे बड़ा वक़्त था एयरपोर्ट के ऊपर करप्शन के खिलाफ, हाई कोर्ट खुद वो चल खुद के सबसे बड़ा जाता करप्ट था। निकला। वो खुद करप्ट निकला। बात ये है कि ये तो हकीकत है ना जी, मैंने कब इनकार किया इससे? सही, चले सही। साथ साहब आपका इस पे मौकिफ चाहिए कि क्या कहेंगे आप इस पे कि करप्शन पे अगर बानी पीटीआई इस वक्त जेल के अंदर है तो जो बाकी लोग हैं क्या उनका भी कोई एहतसाब होना चाहिए, या कल को सीजन 2 आएगा तो उसके बाद ही सब कुछ होगा? देखिए, मेरी तो इस पे बहुत ही अदना सी गुज़ारिश है कि मैं मुझ जैसा एक शख्स जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, उसको तो लगता है कि तकरीबन सब लोग ही इसके अंदर मुलव्वस हैं। कोई ऐसा इदारा नहीं, कोई ऐसा आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, पुलिस देख लें, जुडिशल स्ट्रक्चर देख लें, पटवार देख लें, एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो भी करप्शन के स्कैंडल्स आते हैं, दूसरी आती है तो भी आते हैं। सब लोगों की इसके अंदर थोड़ा-सा स्टेक इन्वॉल्व्ड है। अगर हम इसको किसी भी सियासी वाबस्तगी से बालातर होके, आपको लगता है इमरान खान ने करप्शन की, आप उनका भी ट्रायल कर लें। किसी को दूसरे को लगता है नवाज शरीफ ने करप्शन की, उनका भी ट्रायल कर लें। तीसरे को लगता है जरदारी साहब ने की, उनका भी कर लें। उनका तो किसी को नहीं अब लगता हो है सकता। तो बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त कहा कि हमारी गुज़ारिश इतनी सी है कि आप सबका कर लें। सही, करप्शन से हमारी जान छुड़वा दें। आप मेरा, आपका, इसका, उसका, आप सबका कर सबका लें। एहतसाब कर लें। हम में से जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।